everyone, today we will cover again a short story named The Flood by कमला मार्कंडे। इससे पहले अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में और भी शॉर्ट स्टोरीज अवेलेबल है जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम कवर करेंगे कमला मार्कंडे द्वारा लिखी एक शॉर्ट स्टोरी द फ्लड। एक्चुअली इसे जो लिखने वाली है कमला मार्कंडे, तो वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं है, वो एक नॉवेलिस्ट है, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। बट एक एक नॉवेल है नेक्टर इन अ सीव, उसी में से कुछ पार्ट को निकाल के उन्होंने इसे एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, या फिर कह सकते हैं कि रखा है। तो कमला मार्कंडे जो थी वो अपने उनका ये एक ओरिजिनल नाम नहीं था, एक्चुअली ये उनका पेन नेम था। उनका ओरिजिनल नेम था कमला पूर्णिया या फिर कमला टेलर, बिकॉज वो 1948 में, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1924 एंड वो 2004 में उसने इस दुनिया को छोड़ के चली गई। 1948 में उनकी शादी बर्ट्रैंड टेलर के साथ हुई थी, जो एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट और नॉवेलिस्ट थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय वे लंदन में थी। उनका जो नॉवेल है नेक्टर इन ए सीव 1954 में जिसको लिखा गया था, वो सेट हुआ था उस समय जब इट इज सेट इन इंडिया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन चल रहा था एंड फॉलोज द मैरिज ऑफ रुक्मणी द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ए लोकल हेडमैन एंड नाथन ए टेनेंट फार्मर। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह रुक्मणी और नाथन दोनों हस्बैंड वाइफ ने उस समय अर्बनाइजेशन की समस्या, किसे हम पॉवर्टी कहते हैं, गरीबी, उस गरीबी वर्ड को किस तरह उन्होंने झेला है। उसे देख के, उन्हें देख के हमें समझ में आएगा कि कोई इतना भी गरीब हो सकता है, इतनी भी गरीबी तक कोई फेस कर सकता है, इतनी भी गरीबी को। तो जिस समय इस नॉवेल को लिखा गया था उस समय बहुत ही ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन चल रहा था, इसलिए क्यों ना कमला मार्कंडे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस नॉवेल के कुछ अंश को अलग से शॉर्ट स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करूं। इसलिए उन्होंने एक पार्ट को उठाया और एज ए शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करवाया, जो काफ़ी फेमस हुआ बाद में जाके। अब हम सबसे पहले कैरेक्टर लिस्ट की तरफ चलते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी द फ्लड की मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट रुक्मणी। रुक्मणी 12 ईयर्स ओल्ड एक लेडी है। अभी एक्चुअली वह 12 ईयर्स ओल्ड की है नहीं, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि रुक्मणी की शादी जिस समय नाथन से हुई थी वो सिर्फ 12 साल की थी, बिकॉज उसकी शादी नाथन से इसलिए करवा दी गई थी बिकॉज उसकी और तीन बहनें थी जिसकी शादी करवाने के लिए उसके पिताजी वैसे तो उस विलेज के हेडमैन थे, बट उन 3 बहनों की शादी करवाते करवाते काफ़ी संपत्ति, एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पैसे का चला गया था, इसलिए अब उनके पास कुछ बचा नहीं था। तो रुक्मणी की शादी जैसे तैसे उसने नाथन के साथ करवाई थी। अब नाथन कौन है? नाथन एक टेनेंट फार्मर है। टेनेंट फार्मर्स मीन्स होता है कि उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उसने किसी और की ज़मीन में जाके खेती करना चालू किया था और उसके बदले में उस व्यक्ति को जिसका वो ज़मीन होता है उसे वो रेंट दिया करता था। तो बात यहाँ हो गई रुक्मणी और नाथन की। तो हमने यहाँ देखा रुक्मणी और नाथन के बीच काफ़ी एज डिफरेंस था, लेकिन नाथन इतना समझदार व्यक्ति था, उसने अपने मैरिज लाइफ को काफ़ी समय दिया। उसने अपने साथ रुक्मणी को एडजस्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब बात आती है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि इनके मैरिज लाइफ, जिस समय इन लोगों की शादी हुई थी उस समय 1 साल के अंदर उनकी एक बेटी हो गई, गर्ल चाइल्ड नेम्ड इरावती। इरावती जब हुई उसके 6 साल बाद उन लोगों का कोई भी बच्चा नहीं हुआ। लॉन्ग 6 ईयर्स, देख 6 साल तक वो कंसीव नहीं कर पाई थी। अब
इरावदी के होने के बाद उस समय जो इंडिया की स्थिति थी, उस समय अर्बनाइजेशन जो चल रहा था, उसके चलते काफ़ी समस्याओं को लोगों को, इंडिया के लोगों को सामना करना पड़ रहा था। अब इसका जो कैरेक्टर है द फ्लड, जो टाइटल है इसका द फ्लड, इसका नाम द फ्लड क्यों रखा गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले तो काफ़ी अच्छा होगा। द फ्लड एक्चुअली रखा गया है बिकॉज जब इरावदी की शादी करने का टाइम आया था, उस समय फ्लड उस गांव में इतना तेज हो गया था कि रुक्मणी और नाथन को काफ़ी अधिक समस्याओं का सामना करने पड़ा था उस समय। अब जब उसने इरावदी की शादी करने की सोची तो एक तरफ इरावदी की शादी हो रही थी और एक तरफ द फ्लड आ रहा था। उस समय बाढ़ काफ़ी तेजी से हो रहा था उस समय। तो इधर द फ्लड आ रहा था और इधर इरावदी की शादी हो रही थी। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ के वजह से उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। रुक्मणी और नाथन इरावदी की शादी के प्रिपरेशन में इतने बिजी थे कि उन्हें पता होते हुए भी कि कुछ दिनों के बाद बाढ़ आ रही है, वो लोग कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाए। इससे पहले भी उस गांव में बाढ़ आ चुकी है। यहाँ तक मैं कहूँ कि हर एक साल उस गांव में बाढ़ आते हैं, लेकिन इस साल वो लोग उसकी शादी, अपनी बेटी की शादी की वजह से इतने बिजी थे कि ना ही वो अपने दीवारों को, जो नाथन ने अपने घर को कुछ ऊंची ज़मीन पे बनाई थी, इसलिए कुछ बच पाया बाढ़ आने के बाद, नहीं तो शायद उसका पूरा घर ही बह जाता। ना ही इस साल वो अपने दीवारों को मोटी कर पाए और ना ही उनका जो छत था वो थैच्ड रूफ था, दैट मीन्स पत्तों, पुआल एक्सेट्रा से बनाया हुआ था। और इस साल उसने अपने छत को ढकने के लिए ना ही कुछ मजबूती का उपयोग किया था। तो बाढ़ तो आ गया, उसकी शादी हो गई, रुक्मणी चली गई। अब क्या होता है कि रुक्मणी को किसी वजह से उसके हस्बैंड उसके माँ के पास ही छोड़ के चले जाते हैं और इधर बाढ़ भी पूरा आ चुका है, पूरा गांव बह चुका है। अब उसकी छत से जगह जगह से पानी टपक रहा है। वो लोग उस पानी को झेलने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बर्तन कितना देरी तक उनके उस पानी को रोक सकेंगे, इसलिए पूरा घर एकदम गीला गीला हो चुका है। लगातार 8 डेज एंड नाइट, 8 दिन और रात उस समय फ्लड आया था। 9वां दिन थोड़ा सा पानी रुका था। तो उस समय रुक्मणी ने सोचा और नाथन ने, चलो थोड़ा बाहर जाके देखते हैं कि हालत क्या है। इस बीच उनकी एक नेबर है काली, जिसका नाम है, उनके घर में एक बड़ा कोकोनट ट्री था, उससे कुछ पत्ते मांगने के लिए आई ताकि वो अपने छत को कुछ बचा सके। लेकिन बिजली इतनी तेज चल रही थी कि उसका वो नारियल का पेड़ भी गिर चुका था और जो भी बचे कुचे पत्ते थे उससे वो अपने घर को ढकने में काम आने के लिए वो उसे नहीं दे पाई। वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। अब बारी आती है कैनी की। कैनी कौन है? कैनी एक वेस्टर्न डॉक्टर है। मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया कि रुक्मणी और नाथन जब इरावदी फर्स्ट ईयर में हो गई, उसके बाद 6 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। तो जैसे कि हर इंडियन फैमिली, स्पेशली जो लोग पौराणिक तत्वों के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग मैथोलॉजीज को एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि काश इस घर में एक बेटा भी हो। तो रुक्मणी छुप छुप के कैनी के पास जाती थी, वेस्टर्न डॉक्टर के पास, अपनी फर्टिलिटी का इलाज करवाने के लिए। 6 साल तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक उसे 6 लड़के हो गए हर एक साल। अब उन लड़कों की लिस्ट यहाँ पे है। फर्स्ट अर्जुन, नेक्स्ट थम्बी, थर्ड में सेल्वम, फिर मुरुगन, देन राजा और फिर कुट्टी। फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गर्ल चाइल्ड इरावदी और 6 सन इसके बाद, अर्जुन, थम्बी, सेल्वम, मुरुगन, राजा और कुट्टी। अब यहाँ मैंने एक कैरेक्टर लिखा है सैकराबनी। सैकराबनी कौन है? इरावदी का बेटा है ये, सन ऑफ
सन ऑफ इरावदी। लेकिन ये लीगल नहीं है, बिकॉज इरावदी का जो सबसे छोटा भाई था कुट्टी, इसने पालने के लिए सी बिकम्स ए प्रोस्टिट्यूट। उसने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल भी फॉलो किया है इसमें, उसको पालने के लिए, बिकॉज फ्लड के बाद उनके घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने भाइयों को खिलाने के लिए, और ना ही वे लोग खुद भी खाना खा पा रहे थे, उसने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल भी फॉलो किया है इसमें। अब हम देखेंगे इसके आगे की स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी में रुक्मणी ने 2 डायलॉग बोला हुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट उसने कहा है कि नेचर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। नेचर एक वाइल्ड एनिमल की तरह है जिसे हम अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकंड डायलॉग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसने कहा है नेचर अटैक्ड व्हेन वी अनप्रिपेयर। नेचर हमें तब अटैक करता है जब हम बहुत ही ज़्यादा अनप्रिपेयर रहते हैं उसके लिए, जब हमें पता नहीं होता और वो अचानक हमारे ऊपर अटैक कर देता है। ठीक इसी तरह उन लोगों के साथ भी हुआ। वे लोग अपनी बेटी की तैयारियों, शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और अचानक मानसून आ गया। मानसून से लेके पूरा फ्लड तक 8 दिन और रात उन्होंने फ्लड में बिताए, और 9वां दिन जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ तो वे लोग दोनों जाके एक हनुमान, वहाँ पे एक चावल बेचने वाला व्यक्ति था, उनके पास गए। और उनके पास जाने से पहले बात यहाँ आती है कि उनके पास पैसे ही कहाँ थे। जब उसने पहले के लोग क्या होते थे, गठरी में पैसा रखते थे। अपनी गठरी को खोला तो रुक्मणी बोलती है अपने हस्बैंड नाथन को, याद है जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय जो हमारी गठरी थी वो काफ़ी हैवी थी, उसमें बहुत सारे पैसे थे। डैट मीन्स आज जब उन्होंने एक एक करके उस गठरी से निकाले पैसे को काउंट किया तो उसमें सिर्फ 12 रुपीज़ बचे थे। सिर्फ वे लोग पाते हैं कि हमारे पास अभी सेविंग्स ओनली 12 रुपीज़ है, तो वे लोग कहते हैं कि इन 12 रुपीज़ में हम लोग क्या करें। ना ही हमारे पास अपना अभी एक घर है, घर भी सारा एकदम बाढ़ के कारण टूट फूट गया है, उसे फर्स्ट में हमें रिपेयर करना होगा। तो रुक्मणी अपने हस्बैंड को कहती है, बिकॉज वो काफ़ी समझदार लेडी थी, वो थी विलेज की, मैंने फर्स्ट में बताया कि हेडमैन की बेटी। जब उसकी शादी हुई थी नाथन के साथ, उसे मन ही मन बहुत खराब लगा था, बिकॉज वो इतने बड़े घर से आई थी और उसके हस्बैंड का घर मिट्टी का बना हुआ था। लेकिन उसने उस उदासी को कभी अपने फेस पे जाहिर नहीं होने दिया। वो हंसी खुशी अपने पूरे फैमिली को, पूरे घर को संभाली, और उस इतने कम पैसों में भी उसने आज तक इतने 6 बेटा, उसके बाद अपनी एक बेटी इरावदी का शादी तक करवाया। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे। अब वो हिसाब कर रही है कि मैं इन 12 रुपीज़ में क्या करूँ। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इसमें से सिर्फ 2 रुपये ही हम खर्च करेंगे अपने घर को, अपनी झोपड़ी को रिपेयर करने के लिए। बाकी जो बचा हमारे पास 10 रुपया, उससे हम अपने खाने पीने के सामान को इकट्ठा करेंगे, बिकॉज ना जाने अभी कितना दिन तक काम नहीं मिलेगा और कहाँ से खाने पीने का सामान आएगा। इसलिए सिर्फ 2 ही रुपया खर्च करना। घर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा खाने के लिए, बिकॉज खाएंगे तभी तो हम जिंदा रहेंगे। इसलिए वो 2 रुपये खर्च करता है अपने घर को ठीक करने के लिए। अब वो लोग बाजार की तरफ जब निकल पड़ते हैं तो हनुमान, एक चावल बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो काफ़ी ऊंचे दाम पे लोगों को उस समय चावल बेच रहा था। अब चावल तो बेच रहा था तो रुक्मणी चाहती है कि कुछ मोल भाव करके कम दाम पे वो हमें चावल दे दे। तो उस समय हनुमान उसे कहता है कि नहीं, तुम लोग तो मैं ये मत सोचना, ये चावल दे रहा हूँ अभी इसी समय वही काफ़ी है। बिकॉज टैनरी के जो लोग हैं, अब टैनरी के बारे अभी हम जानेंगे कि टैनरी क्या होता है। टैनरी के लोग तो मुझे काफ़ी ऊंची दामों पे इस चावल को लेने के लिए तैयार है। वो तो भला हो मेरा, जो मैं आप लोगों को गरीब आदमी समझ के इतना कम पैसे पे चावल देने के लिए रेडी हूँ। अब इरावदी की जिस समय शादी होती है वो 14 साल की होती है, सेम
2 साल का जस्ट डिफरेंस है। उसकी माँ की जब शादी होती है तो उसकी माँ 12 साल की थी, अब उसकी शादी 14 साल में कर दी जाती है। लेकिन मैंने कहा कि उसके हस्बैंड उसको छोड़ के उसके मायके में चले जाते हैं, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उसका कोई बच्चा नहीं होता। लेकिन समाज वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो उसकी माँ रुक्मणी सोचती है कि जिस डॉक्टर से मैंने अपना इलाज करवाया था, दैट मीन्स डॉक्टर कैनिंगटन, जो एक वेस्टर्न डॉक्टर थे, उसके पास वो फिर से इरावदी को भी लेके जाते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट इरावदी तो नहीं होती। जिस समय वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी समय उसका वो लास्ट बच्चा कुट्टी, उसको वो जन्म देती है। अब इरावदी के लाइफ का मकसद होता है कुट्टी का टेक केयर करना, उसका ध्यान रखना किसी भी तरह। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि वो उसको पालने पोसने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए बिकम ए प्रोस्टिट्यूट, एंड Sakravani is the product of that prostitution. Please remind this line. Okay? Sakravani is the product of that prostitution. Next, अब टैनरी की बात आती है कि टैनरी क्या? टैनरी एक तरह चमड़े का कारखाना होता है। उस फ्लड के आने के टाइम पे ही वो टैनरी स्टेबलाइज्ड किया गया था उस गांव में, क्योंकि लोगों के पास उस समय काम नहीं था। लोग काम के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अब काम करेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे और अपनी स्टारवेशन, अपनी पॉवर्टी को मिटाएंगे। तो टैनरी जब स्टेबलाइज्ड हो रहा था उस गांव में, बहुत सारे लोग बहुत खुश थे। फॉर एग्जाम्पल, रुक्मणी की जो नेबर थी कुंठी, वो सोच रही थी कि कितना अच्छा होगा, टैनरी स्टेबलाइज्ड हो रहा है, हम लोग वहाँ पे काम पे जाएंगे और हमें डेली भूखे नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन रुक्मणी अपनी भूख को साइड में रख के वो बहुत ही उदास थी कि हमारे गांव में टैनरी स्टेबलाइज्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पॉल्यूशन। बिकॉज टैनरी जब हमारे गांव में आ जाएगा तो हमें ऐसे ही 1000 तरह की बीमारियां होने लगेगी। इतना अधिक पॉल्यूशन होगा कि हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी और उस बीमारी को दूर करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। आप इधर से देखिए, उधर से देखिए, हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। वो अपने मन में इन सारे बातों को सोचती है, लेकिन वो किसी से बोलती नहीं है कि जब हमें बीमारियां होंगी तो हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं जो हम अपने इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को देंगे वो पैसे, और हम ऐसे ही मर जाएंगे। आज तो हम भूख से मर रहे हैं ना, लेकिन जब टैनरी आएगा, हम काम करेंगे वहाँ पे, तो हमें बीमारियां हमें मार डालेगी, रुक्मणी सोचती है। अब जो वो डॉक्टर कैनी था, वो वेस्टर्न डॉक्टर था, उसने रुक्मणी के 3rd सन, जिसका नाम था मुरुगन, उसने टैनरी में मुरुगन को एज ए सर्वेंट के रूप में काम पे लगा दिया था। लेकिन उससे जस्ट खाने पीने का भी अच्छी तरह से खर्चा निकल नहीं पाता था, बिकॉज इतने सारे मेंबर्स फैमिली में, एक जन काम करने वाला, तो क्या होगा। और एक उसका बेटा था राजा, वो लोग, उसका फैमिली इतना भूख से, स्टारवेशन से तड़प रहा था कि वो टैनरी में जाके चोरी करने का सोचा, और चोरी करते करते उसको पकड़ के मार डाला गया। राजा यहाँ पे मर गया, कुट्टी भी मर गया। उसके लिए तो इरावदी ने, उसकी बड़ी बहन ने, एक प्रोस्टिट्यूट भी बनी वो, लेकिन उसके भूख को वो नहीं मिटा पाई और भूख के कारण वो कुट्टी मर गया, दैट ड्यू टू स्टारवेशन। रुक्मणी, अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, बिकॉज अब उसके पास खाना खाने के लिए उसके सारे सेविंग्स भी ख़त्म हो चुके थे और अपने परिवार को पालने के लिए कोई भी उपाय नहीं था। तब उसे याद आया कि उसका एक बेटा सेल्वम, उसे डॉक्टर कैनी अपने साथ लेके गया था डॉक्टर की ट्रेनिंग देने के लिए। अब वो सोची कि हम सेल्वम के पास जाएंगे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मदद कर देगा मेरी। उसे डॉक्टर कैनी लेके गया था अपने साथ, ताकि उसे भी अपनी तरह ट्रेनिंग दे सके। और ऐसे अगर हम देखें कैनी के बारे, तो कैनी ने शुरुआत से अंत तक उस फैमिली की बहुत सारी हेल्प की है, बहुत स्थिति में उसकी मदद भी की है। तो जब वो जाती है रुक्मणी अपने बेटे सेल्वम के पास, डॉक्टर का ट्रेनिंग जो ले रहा था इस समय, तो वो भी उसकी कुछ मदद नहीं कर पाता है। स्टोरी का एंड यहीं तक किया है कि
उसमें बताया नहीं गया है कि वो रुक्मणी को कुछ पैसे दे पाता है या नहीं अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए। लेकिन लास्ट में डॉक्टर केनी से जब जाते जाते उनकी मुलाकात होती है तो डॉक्टर केनी रुक्मणी और नाथन से बोलता है कि आप लोग को इतना दबाया जाता है, अंग्रेज शासक वाले इतने दबाए जा रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स आए थे उस समय हमारे देश में इतने दबा रहे थे, इतने हाई रेट पे आप लोगों को चावल बेच रहा है, इतने सारे टैनरी में आप लोगों को काम करवा रहा है, काफ़ी आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। तो यहाँ केनी हमें एक और बात समझाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। उन लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं था कि वो अपने हक, उसका जो हक था, जो रियल अधिकार जिसे हम कहते हैं, उसे वो सोच सके, समझ सके। डॉक्टर केनी एक पढ़ा लिखा था, वो उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को समझ रहा था, लेकिन रुक्मणी नाथन या कोई भी विलेजर, उस गांव के कोई लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि वो उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा था। तो इस बात को वो दोनों हस्बैंड वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझेंगे भी कैसे, बिकॉज अभी उन्हें किसी भी तरह अपने भूख को मिटाना था। इसलिए वो लास्ट में अपने बेटे सेल्वम के पास जाके, अब वो मदद किया नहीं किया, इसके बारे में तो रीडर्स ने, जो मेन प्रोटागोनिस्ट है, एक्चुअली द मेन प्रोटागोनिस्ट इस स्टोरी की वो रुक्मणी ही है, उसी ने इस पूरे स्टोरी को नरेट किया है। तो वो रीडर्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाती है, क्या उस बेटे ने भी उसकी मदद किया, क्योंकि इससे पहले ही उसने 2 बेटों को खो चुकी है। तो यहाँ इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से हम देखते हैं कि एक फ्लड के आ जाने से एक गरीब परिवार में किस तरह की स्थिति हो जाती है, लोग मरने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए एजुकेशन लेते रहिए और एजुकेशन के माध्यम से आप अपने आप को हमेशा ऊंचा उठाने की सोचिए, बिकॉज दिस इज़ ओनली द वे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और कोई रास्ता नहीं है ऊंचा उठने के लिए, सिर्फ एजुकेशन ही है और कोई आएगा नहीं। हमारी मजबूरियों, हमारे दिक्कतों को पूरा करने के लिए कोई नहीं आ सकता। इसलिए आप इस स्टोरी के माध्यम से खुद ही समझदार है, खुद ही समझिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए कोई भी क्वेरी हो, स्पेशली इस स्टोरी से संबंधित, बिकॉज आई थिंक कुछ ऐसे पार्ट्स हुए होंगे जो मुझसे मिस हुए होंगे इस स्टोरी में, इस शॉर्ट स्टोरी में, तो प्लीज़ 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 कमेंट करें। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।